हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 4.3 एक्सरसाइज घर से करने के लिए दी थी। मेरे ख्याल से सबने कर ली होगी, बहुत आसान थी। नेक्स्ट आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उपसारणिक। आसान है ये भी, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आसान है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सब देखेंगे। उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड नेक्स्ट है, आसान है, ध्यान से सुनते जाओ। उपसारणिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उपसारणिक, उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर भी कहते हैं, ठीक है ना। उपसारणिक को, तो उपसारणिक क्या होता है? सबसे पहली बात तो समझ लो कि जो उपसारणिक होते हैं या सहखंड होते हैं, आगे ना एक चीज़ और आएगी, उससे तुम कंफ्यूज हो सकते हो बाद में ना। इसके तुरंत बाद सहखंडज भी आएगा, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक चीज़ है सहखंड और एक चीज़ है सहखंडज। सहखंडज इसके बाद तुरंत इसी से रिलेटेड है, सहखंड से ही, सहखंड से ही रिलेटेड सहखंडज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये सहखंड है वो सहखंडज है, ठीक है। तो उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक और सहखंड ये दोनों के दोनों सबसे पहले तो सुन लो कि किसी भी सारणिक के अवयवों के होते हैं। ये अवयवों के, किसी अवयव का, इस अवयव का, दूसरे अवयव का, तीसरे अवयव, किसी भी अवयव का उपसारणिक होता है या किसी अवयव का सहखंड होता है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले पढ़ें उपसारणिक पढ़ें, तो उपसारणिक में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, ऐसा करते हैं उदाहरण से ही, थ्योरी समझाने से अच्छा है कि एक उदाहरण से बता देता हूँ। उदाहरण 19 है, ठीक है ना। तो ये उदाहरण है और इसी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसका, इसमें तो तुम्हें केवल जो दिया है मैं उससे भी आगे तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा कि 7, 8, 9, ठीक है। तो क्या किया जाता है इसमें, देखो सहखंड उपसारणिक होता है, उपसारणिक अवयवों का होता है, ठीक है। किसका उपसारणिक होता है? अवयवों का। तो इस तरीके से होगा कि एक अवयव, ठीक है ना, अवयव एक, ये एक अवयव है ना, इसका अवयव एक का उपसारणिक, ठीक है, इक्वल टू, ऐसे ही और किसका उपसारणिक निकल सकता है? अवयव दो का उपसारणिक। पहले भी बता रहा हूँ कि किस किस का उपसारणिक निकाल सकते हैं। अवयव दो का उपसारणिक, दो का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही किसका निकाल सकते हैं? अवयव तीन का, 4, 5, 6। ये तो नाम इस तरीके से ऐसे ही दे रखे हैं उन्होंने, लेकिन कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे अवयव -2 हो सकता था, यहाँ पे 5 हो सकता था, अवयव 5 का उपसारणिक होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से उपसारणिक, किसी भी अवयव के उपसारणिक निकलते हैं, ठीक है। उपसारणिक निकालते कैसे हैं, ठीक है। उप सारणिक है, देखो उप है, सारणिक, मेन सारणिक तो कोई हो गया, तुम्हें एक उसके अंदर से एक और सारणिक निकालनी है, तो वो उप सारणिक हो गए, ठीक है। तो उप सारणिक कैसे होगी? देखो उप सारणिक निकालना बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना, मान लो जिस भी अवयव का उप सारणिक निकालना, मान लो एक का, मैंने तुम्हें ये बता दिया, ये अवयवों के ही निकलते हैं उप सारणिक, ठीक है ना। अवयवों के, हर एक अवयव का एक उप सारणिक बनता है। तो मान लो तुम्हें एक का उपसारणिक बोला कि एक का उपसारणिक निकालो, तो जिसका भी उपसारणिक बोलते हैं उससे होती हुई एक ऐसे करके लाइन खींच लो, ठीक है ना, सीधी, हाँ, ऊर्ध्वाधर लाइन, और एक ऐसी क्षैतिज खींच लो, ठीक है। ऐसा करने के बाद इस तरीके से तुमने लाइन खींच दी। ऐसा करने के बाद जो सारणिक बची वही एक की क्या होगी, या उस अवयव की क्या होगी, उपसारणिक होगी। तो इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी, देखो 5, 6, 8 और 9, बस सिंपल है। और तुम्हें पता है कि सारणिक को हल भी होते हैं आगे, तो इसको हल भी कर लोगे, ठीक है। हल करना तुम्हें आता ही है। ये तो उपसारणिक हो गई ना, कि फिर उपसारणिक का आगे मान भी तो निकाल सकते हो कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद ऐसे नहीं कि इतना ही छोड़ दोगे, आव्यूह के मान नहीं निकलते, सारणिकों के मान तो सॉल्व होते हैं ना। तो ये कर लोगे, 5 में 9 पंजे 45, 5 गुणा 9 और फिर 8 छके 48, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये सबको आता है ये निकालना। तो इसी तरीके से तुम्हें मान लो अवयव 2 का उपसारणिक निकालना, तो कैसे निकालोगे? 2 से होती हुई एक ऐसी लाइन खींचोगे, 2 से होती हुई ऐसे खींचोगे, और जो जो बच गया, ये चला गया, ये चला गया, कितना बचा? 4, 6, 7, 9। तो ये 2 का उपसारणिक हो गया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसी सीधा मैं पहुँचता हूँ, ऐसी औरों के भी होंगे इसी प्रकार, ठीक है ना। इसी प्रकार ये स्वयं करें,
स्वयं करें औरों के। ठीक है, मैं कुछ और एक का बता देता हूँ। मान लो अवयव 8 का है, 8 का उपसारणिक है। 8 का उपसारणिक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा। 8 का तो 8 से होते हुए सीधी रेखा खींचो, 8 से होते हुए ऐसे खींचो। ठीक है ना, ये कट गए, ये भी कट गए, क्या बचे? मतलब तुम्हें उससे होते हुए सीधी खींचनी है, उससे होते हुए ऐसे क्षैतिज खींचनी है, और जो बच जाएंगे बस वही उपसारणिक ले लेनी है तुमने। तो कौन से हो गए? एक, ऐसे कर लिया तो 1 3 4 और 6 बस। और इसको सॉल्व कर लो। 6 कम 6, 3 6 को 12, तो कितना हो गया? -6। इस क्वेश्चन में वैसे 6 का उपसारणिक पूछा हुआ है, अवयव 6 का, इसका पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में भी। तो मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें केवल बताने के लिए बताया ना। 6 का उपसारणिक निकालना हो तो क्या करेंगे? ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, तो 1 2 7 8 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा उपसारणिक, किसी भी अवयव का उपसारणिक कैसे निकालते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़, इनके नाम दरअसल इंग्लिश में बोलते हैं उपसारणिक को माइनर। ठीक है, माइनर बोलते हैं। तो जो ये एम है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है। तो जो ये उपसारणिक होती है ना, इनको नाम ऐसे देते हैं। जैसे मान लो अवयव 1 का उपसारणिक निकालना ना, तो इसे एम, मैंने बोला अभी क्या नाम देते हैं उपसारणिक को। इसको थोड़ा ध्यान रखना कि इनको नाम नॉर्मली क्या दिया जाता है। वैसे तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, हमें पता है, लेकिन फिर भी अब बुक में इनका यूज़ कर रखा, तो तुम भी यही यूज़ कर लेना उपसारणिकों के लिए, एम करके। ठीक है, लेकिन एम में क्या, जब 1 का निकालूंगा तो एक कौन सा अवयव होता है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव होता है ना, कि यानी कि होता है M11। तो ये उपसारणिक M11 हो गया। अवयव 2 कौन सा होता है? कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति। पहली पंक्ति का कौन सा अवयव है? दूसरा है ना, या दूसरा स्तंभ भी बोल सकते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये क्या है? इसको क्या बोल देंगे? M12। ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही अवयव 8 निकालना मान लो, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सी पंक्ति में? ये तीसरी पंक्ति में 8, तीसरी में, और कौन से स्तंभ में? दूसरी। तो ये कितना हो जाएगा? M3, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है ना, या तीसरी पंक्ति में दूसरा है, तो M32 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका जो उपसारणिक होगा वो M11 है, इसका उपसारणिक M12 है, इसका उपसारणिक M13 है, इसका उपसारणिक M21, इसका M22 है, इसका M33, सॉरी, इसका M21 है, इसका M22 है, इसका M23 है, इसका M31 है, इसका M32 है, और इसका M33 है। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में। इनको नाम ये देना, तुम जब भी मायने इनको नाम देने वाली बात आएगी ना, तो इस तरीके से इनको नाम देना है। ठीक है, तो उपसारणिक, बस यही उपसारणिक था। हम पढ़ेंगे सहखंड। अब सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, कोफैक्टर बोलते हैं सहखंड को। सहखंड भी सेम वही है, अवयवों के ही होते हैं। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, इसी उदाहरण को ले लेता हूँ, उदाहरण 19 वाला है ना, जो ये उदाहरण 19, उसी में मैं ऐसा करता हूँ, सहखंड भी निकालते हैं उसी में। ठीक है ना, उसी में क्या निकालते हैं? सहखंड भी निकालते हैं अवयवों के। तो बच्चों देखो, उपसारणिक और सहखंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जैसे उपसारणिक निकलती है अवयवों का, सेम वैसे ही सहखंड भी निकलता है। बस केवल जो फ़र्क है वो चिन्ह का फ़र्क है, बस चिन्ह का, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ऐसे कर, और क्या चिन्ह का क्या फ़र्क है। जैसे मतलब अवयव 1 का सहखंड निकालेंगे हम। ठीक है, तो अवयव 1 का सहखंड निकालने के लिए बस केवल एग्ज़ाम में या जहाँ जो भी है तुम जब लर्न करोगे, सिर्फ केवल इस चीज़ का याद रखना, ध्यान रखना कि उपसारणिक को क्या होता है, सहखंड क्या होता है, किस में चिन्ह लेते हैं, किस में नहीं लेते हैं, इस तरीके से, मतलब किस में अलग से यूज़ किया जाता है, किस में नहीं, कि दोनों में अंतर क्या है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अवयव 1 का सहखंड, अवयव 1 का सहखंड देखो सेम है, मैंने बोला ना जैसे वो करते हैं, तो इसमें भी उपसारणिक ही देखनी है, 1 से होती हुई ऐसी, 1 से होती हुई। तो क्या आया इसमें? देखो 5 6 8 9 आया था ना। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही आएगा, लेकिन मैंने बोला कि इसमें चिन्ह का है दिक्कत। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें तुम्हें याद आ रहा है, कुछ मैंने चिन्ह बताए थे हर एक सारणिक में, इनके कुछ चिन्ह बताए थे ऐसे करके, अगर तुम्हें याद हो तो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस सेम वही है। तुम्हें क्या देखना, तुम्हें ये देखना कि अगर तुमने इसका, इस वाले का तुमने क्या निकाला, इस वाले का तुमने क्या निकालना, सहखंड निकालना। तो जब तुमने इसकी उपसारणिक निकाली, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगाना है, इस वाले का निकाला, इस अवयव का, जो इस जगह पे अवयव है। ठीक है, तो जो इस जगह पे अवयव है, जब उसका निकालोगे तो तुम ये लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, इसका मतलब प्लस है ना, तो प्लस ही रहेगा। लिखने की, प्लस तो हम लिखते भी नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस वाला आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये प्लस चिन्ह आएगा यहाँ पर।
ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बताने के लिखा, लिखना तो है नहीं। अब मान लो अवयव 2 का उपसारणिक का सहखंड निकालते हैं, ठीक है ना। अवयव 2 का सहखंड, तो अवयव 2 का सहखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अवयव 2 का सहखंड निकालेंगे, फिर 2 वाली उपसारणिक लेंगे। क्या थी वो उपसारणिक, 4 6 7। मैंने ऊपर ज़रा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे निकालना भूल गया था, तो इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे। 4 4 गुणा 9 9 को 36 माइनस 6 7 42, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करना हम भूल गए थे इसे, तो ये हो जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या करना, अवयव 2 का सहखंड निकाल रहे हैं। तो सहखंड में मैंने बताया वही रूल है, ऐसे ऐसे किया, जो सारणिक आ गई ये होगी, लेकिन इसमें चिन्ह का है। तो अब मैंने क्या बोला था, अब तुम्हें किसका निकाल रहे हो, 2 का निकाल रहे हो ना। 2 का चिन्ह क्या बताया था मैंने, इस जगह 2 का चिन्ह नहीं, मतलब 2 वाली जगह का चिन्ह क्या है। अगर 2 में यहाँ पे माइनस भी हो कुछ, उससे कोई मतलब नहीं, हमें मेन चीज़ देखना कि 2 वाली जगह पे चिन्ह होता क्या था, क्या चिन्ह होता था, माइनस का। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस, बस इसको। और दूसरा ये है कि इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तुम, जैसे करते थे अभी, 45 माइनस 48 बराबर -3 आया था ना, ऐसे इसको सॉल्व करोगे। बस किसका फ़र्क पड़ गया, चिन्ह इस बार कितना आएगा, बाहर माइनस है, मतलब चाहे सॉल्व करके जो भी आए, ठीक है। तो 4 नंबर 36, 6 7 42, और 36 में से 42 के कितना आया, -6 आया ना। तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा कि जो भी सारणिक हम लेते हैं उसके बाहर क्या करते हैं, चिन्ह थोड़ा सा अलग, उसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह कर लेते हैं। तो ये आसान है, ऐसे ही करके सारे के सारे हम इसके किसी भी अवयव का सहखंड निकालते, सहखंड में खाली चिन्ह हम लेते हैं, ठीक है। और इसमें केवल इतना अंतर है। अगर मैं अब इसमें थोड़ा सा एक बता दूँ कि इसको मानते क्या हैं, जैसे इसमें M1 M2 माना था ना, अब यहाँ पे C को फैक्टर है नाम ना, तो तुम्हें लग रहा होगा C1, ऐसे C11 C12 मानते होंगे, लेकिन नहीं, C का शायद इसलिए उन्होंने यूज़ नहीं किया क्योंकि कॉलम के लिए भी C का यूज़ होता है, शायद इस वजह से नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सहखंड के लिए चिन्ह का यूज़ किया जाता है, A का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A11 हो गया, और बाकी वैसे ही है जैसे करते हैं, क्यों A12 है, ठीक है ना, वही A32 है, इस तरीके से उपसारणिक के लिए M का यूज़ करते हैं, और सहखंड के लिए A का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालने के लिए कहा कि सभी अवयवों के उपसारणिक भी निकालो और सभी अवयवों के क्या निकालो, सहखंड भी निकालो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है बच्चों, उस केस में तुम्हें केवल उपसारणिक निकालने हैं पहले, ठीक है ना। 9 जान लो, 9 थे, 9 उपसारणिक निकाल दे। उसके बाद सहखंड अलग से तुम्हें ऐसे दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता है ना, सहखंड और उपसारणिक में केवल चिन्ह का फ़र्क होता है ना। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तुमने उपसारणिक निकाल दिया M1 और M2, ये निकाल दिया इसी क्वेश्चन में। अब तुमसे पूछा कि इसी क्वेश्चन में सहखंड भी निकालो, दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो अब सहखंड के लिए तुम्हें बस कितना करना है, सहखंड में तुम्हें पता है जो उपसारणिक होती है उसमें चिन्ह देखना है बस खाली। तो इसमें क्या होता है, प्लस होता है ना, तो जो आंसर आया ना, प्लस -3, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई चिन्ह बदलना नहीं है। तो इसका आंसर कितना, इसका उपसारणिक कितना आएगा, -3 ही आएगा, सिंपल सी बात है, +-3, इसका मतलब -3 आंसर आ जाएगा। 2 का उपसारणिक तुमने निकाल चुके हो, -6, सारा सॉल्व कर चुके हो, -6। अब तुम्हें पता है कि लेकिन यहाँ पे चिन्ह तो माइनस होता है, तो -6, तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, सीधा आंसर। केवल उसके बाहर वाला चिन्ह लगा के, ठीक है ना। इसका आंसर कितना था, -3, और तुम्हें पता है कि उपसारणिक में इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, इसका ऐसे नहीं कि माइनस को हटा के प्लस कर दो, कहने का मतलब है +-3 ऐसा होना चाहिए था। तो कुल मिला के कितना, कुल मिला के, या ये भी बोल सकते हो कि प्लस का मतलब है कोई चिन्ह में बदलाव करना नहीं है, और अगर माइनस है तो उसका चिन्ह बदल देना, जो आंसर आएगा। जैसे -3 है, अब तुम्हें पता है कि 1 का तो कोई चिन्ह प्लस ही रहता है, तो इस वजह से क्या करेंगे, 1 का प्लस ही रहता है, तो यही आंसर हो जाएगा -3। 2 वाले में क्या होता है, -6 ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे माइनस होता है इसका, तो हम क्या करेंगे, -6 ना हो क्या हमारा आंसर +6 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट पूरे करने की ज़रूरत है कि चिन्ह बदलते रहो, प्लस वालों के मत बदलो, माइनस वालों के चिन्ह बदल दो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दो, बस ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इनको M11 M1 और A1 A12 बोलते हैं, ठीक है। ये था 3 × 3 वाला। थोड़ा सा मैं इसमें ये भी बता देता हूँ, अगर ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, ये तो 3 × 3 वाला है ना सारणिक, अगर कोई 2 × 2 की सारणिक है तो उसका वैसे तो आसान होना चाहिए ना, और लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो एक इसमें उदाहरण भी है, तो वो उसको भी देखते हैं। उदाहरण 20 है सारणिक। अब ये मैंने जैसे कि बताया वैसी वाली सारणिक दे रखी है इन्होंने, वैसी 2 × 2 2 वाली, 1 -1
सॉरी 1 -2 4 3 ऐसी वाली सारणिक है। तो इसके क्या लिखा है कि सभी अवयवों के, ठीक है, सभी अवयवों के उप सारणिक व सेकंड ज्ञात करो, ठीक है ना। उप सारणिक और सेकंड ज्ञात करो। तो इसके सभी अवयवों के उप सारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसका करते हैं, एक का, अवयव एक का, ठीक है ना, अवयव एक का उप सारणिक। तो कितना हो जाएगा ये अवयव एक का उप सारणिक, क्या नाम देते हैं, सबसे पहले नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उप सारणिक में मैंने आता है एम देते हैं, एम से नाम देते हैं, ठीक है। तो एम, ठीक है, M11, ठीक है ना। उप सारणिक इसका हो जाएगा M11 इक्वल टू, क्या होगा M11 इक्वल टू, देखो इसका उप सारणिक निकालो। मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो ज़रा, मैंने ये बोला था इससे होती हुई एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे, इससे होती हुई ऐसे खींचेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर एक से होती हुई हमने ऐसे खींची और एक से होती हुई ऐसे खींची, तो क्या बचा इस बार, केवल 3 ही बचा। तो लेकिन कोई सारणिक नहीं बनी, लेकिन 3 बचा खाली। तो क्या होता है, इसका आंसर 3 ही होता है बस सीधा। अब तो इस बार सारणिक नहीं बनी ना, दरअसल एक ऐसे खींची और ऐसे खींची, तो कितना बचा, 3 ही तो बचा इस बार, ठीक है। 3 बचा तो 3 ही आंसर है बस सीधा, ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसे ही मान लो अवयव -2 का उप सारणिक, इस वाले अवयव का उप सारणिक हम निकालना चाहते हैं। इस वाले का उप सारणिक का नाम क्या होता है, M12 होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, कुछ यहाँ पे लगा है, ठीक है ना, M12, ठीक है। तो M12 का इस वाले का क्या होगा उप सारणिक, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। कितना बचा, 4 ना, तो इसका उप सारणिक 4 हो गया, सिंपल है। ऐसे ही है अवयव किसका, 4 का उप सारणिक, नाम क्या दोगे इसे, ये 21, M21, तो M21 लिख लेना इसको, इक्वल टू कितना हो जाएगा, M21 4 से होती हुई सीधी रेखा खींचो, 4 से होती हुई ऐसी खींचो, क्या बचा, -2 खाली, तो ये -2। ऐसी है अवयव इसका 3 का उप सारणिक, 3 का उप सारणिक, तो अवयव M22, तो अवयव 3 का उप सारणिक M22 कितना हो जाएगा, ये इसका ऐसे ऐसे करो तो कितना बचेगा, 1 ऐसे। तो ये समझ में आ गया होगा, इस बार कोई सारणिक तो नहीं बनी, लेकिन बस जो एक अवयव बचा था वही हमारा आंसर था, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से समझाया कि इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये उप सारणिक इस तरीके। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम्हें निकालना है सहखंड भी निकालना है, ठीक है। ऐसे ही तीनों के सहखंड भी निकालेंगे, अवयव एक का सहखंड, ठीक है ना, सहखंड खाली, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं उसे, A11। तो अब क्या करना है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें अवयव, अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, अवयव -2 का सहखंड A12, अवयव -3 का सहखंड A21, और अवयव, सॉरी, एक के बाद -2 था, उसके बाद 4 था, 4 का, उसके बाद 3 का सहखंड, ठीक है ना, A22। तो अब मैंने बताया था, मैंने तुम्हें ये बोला था, तो तुम इसमें सीधा ऐसे कर सकते हो कि अगर तुम्हें ये उप सारणिक पता है ना, डायरेक्ट इनसे ही आंसर इनका लिख सकते हो, A11 अवयव एक का। तो देखो अवयव एक में इसमें क्या चिन्ह होते हैं, ये प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस और प्लस ऐसे होता है ना, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक का, इसका क्या होगा, प्लस ही, मतलब वही आंसर होगा जो ये होता है, ये जो M11 है वही आंसर होगा ना एक तरीके से। जो M11 कहाँ गया, M11 जो आंसर है इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। जो M11 है वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है A12 मतलब हमें इस वाले का निकालना है, -2 का। तो -2 का चिन्ह, इसका मतलब माइनस होता है, इसका मतलब हमें केवल चिन्ह बदल देना। तो ये प्लस का 4 है ना, ये माइनस का, इसका मतलब है ये क्या होगा, माइनस में थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, मतलब M12 में इतना फ़र्क आएगा कि उसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, -4 हो गया। नेक्स्ट है A21, ठीक है। A21 क्या होगा इसका, ठीक है ना, ये इसमें भी कौन सा चिन्ह होता है, देखो माइनस होता है ना, इसका मतलब इसमें भी हमें चिन्ह बदलना है इस बार। A21 में क्या करना है हमने, -M21 करना है, मतलब माइनस का मतलब चिन्ह बदलते हैं। माइनस तो यहाँ पहले से ही है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही इसका देखेंगे, ये तो प्लस ही है ना, तो जो ये आंसर है M22, ये आंसर कितना आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा।
तो नॉर्मली तुम्हें करना था, अगर इसका खाली उपसारणिक निकालना तब तो कोई चिन्ह वगैरह नहीं देखना, एक का करना ऐसे किया तो करके जो आ रहे हैं वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड निकालना तो एक बार देख लो कि जिस अवयव का तुम निकाल रहे हो उसका चिन्ह क्या था, ठीक है ना। और कंफ्यूज इसमें ये मत होना, चिन्ह केवल इसका देखना है तुम्हें, ऐसे नहीं कि मान लो एक का निकाल रहे हो, एक का सेकंड कितना है 3, तुम चिन्ह इस वाले का देख रहे हो, इसका ही देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करना है तो ये हो जाएगा, तो ये आसान है। देखो नेक्स्ट उदाहरण 21 है, आसान है ये भी। एक सारणिक दे रखा है A11, इस पर जो अवयव हैं इस तरीके से दे रखे हैं A11, A12, A13, ठीक है। तो इसमें बताना है कि A12 और A21 का उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है, किस किस का, एक तो A11 का और एक A21 का, ठीक है ना, इन दोनों का। तो आसान है, सबसे पहले हम A11 का कर लेते हैं, A11 का उपसारणिक। तो क्या नाम देते हैं इसे, उपसारणिक को हम नाम देते हैं M से देते हैं ना नाम, M11 इस वाले का। तो क्या हो जाएगा, ये कैसे करते हैं, A11 से होती हुई एक सीधी लाइन खींचेंगे, A11 से होती हुई एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो जो सारणिक बची A22, A23, A32 और A33, यही बची, ठीक है। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना में आता ही है। A22 की गुणा A33 से करते हैं ना, A22 गुणा A33, ठीक है। माइनस क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, A32 गुणा A23, बस यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है इसका ही हमें क्या निकालना, सेकंड। तो अभी हम दूसरे का उपसारणिक बाद में निकालते हैं, पहले ऐसा करते हैं इसी का सेकंड भी निकाल लेते हैं। तो सेकंड मैंने बताया था कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल चिन्ह का फ़र्क होता है ना, वो भी तब है, होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं A11 का क्या सेकंड, तो A11 का सेकंड तो होना चाहिए चिन्ह का फ़र्क। अभी ये इसका क्या होता है, चिन्ह प्लस ही होता है ना, तो इसका मतलब जो आंसर ये होगा सेम वही होगा, A1 का सेकंड। वैसे इसको नाम क्या होता है, A11 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा सेम, ठीक है। जो M11 है, जो आंसर M11 है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह का फ़र्क होता नहीं है। A33 माइनस A32, A23, तो यही आंसर बस हो गया। नेक्स्ट किसका है, A21 का। तो A21 में कैसे निकालेंगे, सेम आ रहा होगा समझ में। A21 में देखो, A21 में ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो क्या बचा, ये सारणिक बन जाएगी। सिंपल, ऐसे सॉल्व करके हम कर लेंगे। A21 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। A21 का उपसारणिक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो A21 का सेकंड देखेंगे, तो A21 का सेकंड, A21 का चिन्ह देखो, प्लस माइनस, माइनस है ना, इसमें माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब है बस केवल चिन्ह का फ़र्क हो जाएगा, चिन्ह बदल दो, क्योंकि माइनस यहाँ पर वाले का चिन्ह क्या है, माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा अभी उपसारणिक आया था, जो ये आया था उपसारणिक, इसमें क्या बदल दो, चिन्ह बदल दो खाली, ठीक है। तो A21 का जो सेकंड है उसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 हो जाएगा, और उसमें तुम्हें चिन्ह बदलना है, ये प्लस है ना, इसे क्या कर लो, माइनस का कर लो, और ये माइनस है, इसे क्या कर लो, प्लस का कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये आसान था बहुत। देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट लास्ट उदाहरण है इसका, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज से मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होने से पहले एक लास्ट उदाहरण है कि अगर एक सारणिक दे रखी है, तो इसके अवयवों से मतलब है, कुछ नहीं लिख रखा ना, अवयवों से मतलब है सभी अवयवों के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए वाली बात अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि क्या कीजिए, इसके सभी उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। तो तुम सभी उपसारणिक और सेकंड तुम ज्ञात कर सकते हो इसके आराम से, मैं तुम्हें बता दिया। और मैं सारे निकालूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक और बार फिर से देख लेते हैं। तो अब तुम्हें देखो, बुक में भी तुम ध्यान से देखोगे तो अब बार बार ऐसे नहीं लिखा हुआ कि 1 का A11 मतलब 2 का उपसारणिक, -3 का उपसारणिक, 5 का, ऐसे करके नहीं लिखा हुआ, सीधा ही लिख दिया। मतलब सीधा क्या लिखा है, M11 लिखा है। तो M11 का साफ मतलब हो गया ये किसका उपसारणिक है, ये है 1 मतलब 2 का, ये 2 का उपसारणिक हो गया, ठीक है। 2 का उपसारणिक है ये, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि उपसारणिक, क्योंकि बहुत सारे 3, 3, 6, 3, 9 लिखने इसके निकालने हैं, फिर 9 उसके वो भी निकलेंगे सेकंड, तो बार बार लिखना पड़ेगा। 2 का तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है, तुम लिखते हो 2 का उपसारणिक फिर M11, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कि 2 का उपसारणिक, -3 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो इसमें M11 कितना हो जाएगा बताओ। तो M11 हो जाएगा 2 का उपसारणिक 2 से होती हुई ऐसी ऐसी, तो कितना बचा 0, 4, 5 और -7, ये हो गया। ठीक है, तो कितना निकला ये निकला 7 की 0 की 7 से करो 0, -5 से करो 20, तो कितना आंसर आया इसका -20। तो M11 कितना निकल गया -20 ना। तो अब तुम अगर इसके साथ साथ में क्या निकालना चाहते हो, इसके किनारे A11 निकालना चाहते हो। ठीक है ना, A11 क्या होता है, A11 सेकंड होता है ना। तो क्या चेंज आएगा, बस खाली क्या फ़र्क आएगा इसमें, केवल चिन्ह देखते हैं। तो चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस चिन्ह है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, वही जो M11 था वही इसका आंसर हो जाएगा, कितना मतलब -20। तो ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अगर तुम किसी क्वेश्चन में उपसारणिक निकाल रहे हो तो सेकंड तुम्हें अलग से फिर दोबारा से सारणिक निकाल के ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुमसे पूछा ही नहीं है, क्या उपसारणिक नहीं पूछी है, सीधा सेकंड पूछ लिया, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें पहले सारणिक निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाहर प्लस माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे M11 ना पूछ के सीधा यही पूछते सेकंड, तब तुम यहाँ A11 लिखते, सारणिक बनाते और यहाँ बाहर चिन्ह तो नहीं लिखते प्लस के लिए, लेकिन अगर माइनस का होता तब माइनस लिखते। ठीक है, कुल मिला के क्या सीखा तुमने कि सेकंडों में बाहर प्लस माइनस करके इस तरीके से आता है, और लेकिन अब उपसारणिक में तुम्हें पता है तो चिन्ह बदल देते हैं बस। तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है जैसे M, ये कौन सी होगी, पहली पंक्ति, दूसरा तो M12 हम निकालना चाहते हैं। तो M12 कितना हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे करो तो कितना हो जाएगा 6, 4, 1 -7। तो इसका आंसर निकालो, 6 7 42 -42, 4 एकम 4 -4, तो कितना हो गया -46। ठीक है, और हमें A12 भी निकालना, मैंने बताया था प्लस माइनस। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होता है ना चिन्ह, इसका मतलब हमें इसका चिन्ह बदलना है, -M12 करना है, चिन्ह बदलना है, इसका माइनस कर देना। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से ही था, माइनस माइनस का कितना हो जाएगा आंसर 42। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैंने 2 निकालने हैं, ऐसी बाकी कितने 7 जो हैं। ठीक है ना, बाकी 7 स्वयं करें, बहुत आसान है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे समझ में M11 कैसे निकालते हैं, ये इसमें केवल चिन्ह का फ़र्क है, फिर बाकी 7 सब। अब हम नेक्स्ट ये है कि ये सिद्ध करने वाला जो लिखा है सत्यापित, ये क्या चीज़ है, कैसे करें सत्यापित। सत्यापित में यही तो करना है, बाएं पक्ष में वैल्यूज़ रखो, सॉल्व करो और 0 आना चाहिए, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। अब ये वैल्यूज़ हैं क्या, तो वैल्यूज़ ध्यान से देखोगे, कैपिटल A31, A32, A33, इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं सेकंडों की, A31, A32, A3, ये सेकंडों के। और ये क्या है स्मॉल में, बच्चों स्मॉल में A11 हमेशा, A12 हमेशा अवयवों को कहते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ठीक है, अगर स्मॉल की बात हुई है ना, स्मॉल छोटे में छोटा a, तो वो अवयव A11 क्या होगा, इसका मतलब 2 है यहाँ पे। A11 कितना है यहाँ पे 2 है। A12 कितना है यहाँ पे A1 और 2 कितना होगा 0, नहीं सॉरी A12, A1 मतलब ये, और 2 कितना -3 होगा। A13 कितना होगा ये इस वाले का। ठीक है, और कैपिटल A1 A31 अभी हमने निकाला नहीं है, वो तुम निकालोगे। ठीक है, करना क्या है इसमें, कुल मिला पहले समझ लो कि जो ये A11 होता है, ठीक है ना, ये A12 होता है, ये A13। अभी तो बनाई थी कुछ ऐसे ही, कुछ एक क्वेश्चन दे रखा था, एक देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दे रखा था, ये A11 होता है अवयव, ये A12 होता है, ये A13, ये A21, A22, A23, ये A31, A32, A33। तो ये अवयव इस तरीके से होते हैं। तो अवयवों के नाम भी तुम्हें समझ में आ गए होंगे कि ये अवयव इस तरीके से तुम्हें करना है। तो तुम्हें क्या करना है, अब A1 यहाँ पे 2 रखना है, इंटू A31 का मान तुम खुद निकालोगे, मैंने बोला अभी, प्लस फिर क्या करोगे A12 कितना रखोगे यहाँ -3, A32 का मान रखोगे यहाँ, फिर प्लस A13 मतलब कितना 5, और A33 का मान रखोगे। जब सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ इसमें थोड़ा सा समझाना चाहिए, हो गया वैसे पूरा, इसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन तुमने हल करने हैं, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा एक बात समझ लो, मान लो ये है सारणिक, एक दे रखी है, ठीक है ना, इसके हैं ये अवयव, ये पहला अवयव स्मॉल में लिखे हैं ना, A11, A12, A13, इस तरीके से ये अवयव है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनो। अगर अब हमने तो किसी भी सारणी का मान, इस पूरी सारणी का मान निकालना हमने सीखा हुआ है ना, कैसे निकालते थे, सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना। तो कैसे करते थे, पहले करते थे, ध्यान से सुनो, हम ऐसे तो करते थे A11 मतलब ये पहला वाला ऐसे लिखते थे ना। मान लो हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, तब इसका आंसर हम कैसे निकालते थे, तो ऐसे ही तो करते थे, पहली पंक्ति के सापेक्ष तो A11 लिख देते थे,
और ऐसे करते थे, फिर हमें ये वाली सारणी गुणा ये वाली सारणी। ये एक तरीके से क्या आता था यहाँ पे, एक तरीके से ये क्या चीज़ है, ये है A11 का उप सारणी का आ गया ना। फिर हम यहाँ क्या करते थे माइनस, फिर हम ये माइनस क्यों करते थे, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे चिन्ह देखते थे। फिर ये क्या आता था, फिर हम लिखते थे A12, मैं पुरानी बात याद दिला रहा हूँ, ये प्रथम पंक्ति के सापेक्ष में प्रसार कर रहा हूँ, इसी से तुम्हें अपनी बात समझाऊंगा मैं। A11 पहला अवयव लिखते थे, फिर इस तरीके से हम इसको करते थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको हम करते थे, और यहाँ पे हम A11 का उपसारणिक लिख देते। फिर माइनस A12 करते थे, फिर हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके A12 का उपसारणिक आ जाता था यहाँ पे, A12 का उपसारणिक, ठीक है ना, ऐसे आ जाता था। फिर प्लस A13 आता था, फिर A13 का उपसारणिक आ जाता था, ऐसे ही आता था ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, लेकिन इसमें क्या आता था, ये चिन्ह भी तो आता था माइनस का, आता था ना ये चिन्ह। तो अगर मैं इस माइनस के चिन्ह को और उप सारणिक को दोनों का आपस में मिला दूं, तो वो ये क्या बनता है, ध्यान से देखो, तो ये बनता है सहखंड। क्या बन जाता है ये, सहखंड। मेरी बात समझ में आएगी, क्या समझ में आई कि उप सारणिक में कोई चिन्ह का कोई रोल नहीं था, चिन्ह से हमें मतलब नहीं था, लेकिन जब सहखंड आता है तो चिन्ह का रोल होता है। इसका मतलब ये माइनस और ये मिला के सहखंड हो जाएगा। तो कुल मिला, और इसमें तो कोई चिन्ह होता ही नहीं, इसका मतलब इसको भी हम सेकंड ले सकते हैं, इसको भी हम सेकंड ले सकते हैं, इसका सेकंड तो यही होगा, इसका सेकंड भी यही होगा, इसका सेकंड क्या होगा, माइनस और ये मिला के। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पहले वाले A11 में A11 का क्या कर लें, सेकंड ले लें A11, ऐसे ही क्या, अब प्लस का चिन्ह ले, मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ इस बार मैंने क्योंकि मिला दिया यहाँ पे। तो A11 में अगर हम क्या कर लें A12, इसका सेकंड। अब मैंने प्लस इसलिए लिया कि चिन्ह तो इसमें आ ही जाता है ना सेकंड में, मैंने बोला सेकंड चिन्ह के साथ ही करते हैं, हमेशा सेकंड को चिन्ह के साथ ही यूज़ करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी A12 और ये A13, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे, फिर से समझ लो, सारणिक का मान निकला कैसे, मैंने A11 में इसमें क्या करी, इसका जो क्या था सेकंड, ठीक है ना, A11 का ही सेकंड है, उसकी गुणा करी, ठीक है, जो हम तुम्हें सेकंड निकालना आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, A12 में A12 है, इसमें क्या करी, इसके सेकंड की गुणा करी। अब तुम बोलोगे कि इस बार सर आपने चिन्ह क्यों नहीं लिया, हमेशा तो चिन्ह लेते थे, यहाँ पे प्लस आता था, इसके बाद माइनस आता है। चिन्ह इसलिए नहीं लिया क्योंकि A12 जब हम निकालते हैं उसमें हम चिन्ह लेते तो हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हम इसको माइनस में लेते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अब चिन्ह लिखा ही नहीं है, A11 A12, ठीक है ना। अगर मैं M12 लिखता तब मैं यहाँ पे चिन्ह लेता एक बारी को, ठीक है। तो अभी तो मैं A11 लिख रहा हूँ सेकंड, जिसमें कि चिन्ह ऑलरेडी लेते हैं, तो इसमें मैंने चिन्ह नहीं लिया। तो ऐसे ही A13 है, तो क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा। तो ये बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। तो हम अब दरअसल इस पे इसलिए बताया मैंने, इस एक्सरसाइज में ऐसे ही पूछेंगे तुमसे, कहेंगे कि इसके सहखंडों का, प्रथम पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके इसकी सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो तब तुम क्या करोगे, इस तरीके से ही उसके अवयव लोगे, उसके सेकंड A11 A12 A13 निकालोगे, उनकी गुणा करके और सारणी का मान इस तरीके से ज्ञात कर लोगे कि सारणी का मान पुराने तरीके से नहीं निकाला है, तो वही तरीका ये देखा जाए, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग करके। तुम ऐसे लिखोगे A11 बराबर इतना, A12 बराबर मतलब अवयव इतने हैं और सेकंड इतना है, उसके बाद सारणी का मान इतना आ गया, ये सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे ही, और ये तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार था ना, मान लो हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना चाहें, तब क्या हो सकता है, इसमें A21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा A21, ठीक है, A22 स्मॉल A22 कैपिटल A22, स्मॉल A23 कैपिटल, ये सहखंड है, ध्यान रखना, जो चिन्ह के साथ आता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये R1 के सापेक्ष है, ये R2 के सापेक्ष है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या आ सकता है, R3 क्या आ सकता है, R4 का आ सकता है, C1 के, सॉरी R4 तो है नहीं, C1 क्या आ सकता है, C2 क्या आ सकता है, C3। चलो मैं एक C1 का बता देता हूँ, ठीक है ना, C1 ऐसे करके, C1 के सापेक्ष इसका डेल का मान, तब कैसा आएगा, A11 और कैपिटल A11 प्लस A21 और क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 और A31 और कैपिटल A31। तो ये बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एक कई जगह पे ऐसे लिखा है कि इसके अकॉर्डिंग तुम करो, पहली पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करो, द्वितीय के सेकंडों का, तब तुम्हें यही वाला रूल लगा के उन क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है।
नोट है मतलब जो याद रखना तुम्हें खाली, ठीक है ना, या कहीं सिद्ध करने के लिए आगे तो अलग बात है, या कभी ऑप्शन में पूछ लिया तुमसे, मतलब याद रखने वाली बात है। क्या अगर हम उस जिस पंक्ति के या जिस स्तंभ के जो हमने ली है, अगर हम उसके से अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो पंक्ति हम ले रहे हैं A11 A12 उसी के सेकंडों की गुणा कर दे रहे हैं ना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति ली तो सेकंड भी दूसरी के ले लिए, स्तंभ पहला लिया तो और सेकंड भी पहले के ही ले लिए। लेकिन हम किसी और पंक्ति की तो कोई और है, हमने मान लो हमने पहली पंक्ति ले रखी है, ठीक है ना, पहली पंक्ति ली, ये पहली पंक्ति का अवयव लिए ना, लेकिन मैं इसमें गुणा दूसरी पंक्ति के सेकंडों की, ये पहली पंक्ति है ना, मैं दूसरी के सेकंडों की गुणा कर देता हूँ A21, दूसरी का सेकंड क्या है A22 और इसका सेकंड क्या है A23। इस बार मैंने पंक्ति तो कोई और ली, ठीक है ना, पंक्ति A11 A12 A13 पंक्ति कोई और ली और सेकंड मैंने कोई और ले लिए, दूसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति ली के अवयव लिए और सेकंड दूसरी पंक्ति के ले लिए। तो ऐसे केस में जब इनकी गुणा करते हैं ना तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0 आता है। ऐसे ही तुम्हें पता है और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो तुम खुद बना सकते हो, ठीक है ना। ये पहली पंक्ति के साथ पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति के साथ तुमने दूसरी पंक्ति ली, पहली पंक्ति के साथ तीसरी भी ले सकते हो, दूसरी पंक्ति के साथ पहली, मतलब वो बदल देना है सेकंड किसी और पंक्ति के। ऐसी स्तंभ में भी किसी और स्तंभ के लेना है, एक स्तंभ लिया और दूसरे स्तंभ के सेकंड, तो हमेशा इनकी गुणा करके 0 आता है, ठीक है ना। और उसी स्तंभ की अगर उसकी गुणा करते हैं तो उससे हमें उस सारणी का मान हमें मिल जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ये ख़त्म होती है। होमवर्क में एक तो देखो यहाँ पे कि जो प्रश्नावली, ठीक है, 4.4 है, 1 मिनट, सभी प्रश्न हल करें। अब देखो बच्चों, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें एक टॉपिक आगे का भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड इसलिए बताऊंगा तुम्हारा, ठीक है ना। वैसे भी तुम्हारी क्लास अभी छोटी भी है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको देखो क्या है, इसमें आयु का सहखंडज मैंने तुम्हें अभी भी समझाया था ना, मतलब ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं बता रहा कि तुम लोग डर जाओ कि अब सर ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आयु का सहखंडज क्या है, आयु का सहखंडज अभी भी बताया था हमने, सहखंड और उपसारणिक भी बताया था। जो उपसारणिक सहखंड थे वो अवयव एक एक अवयव के होते थे ना, ठीक है। और ये पूरे आयु का सहखंडज बोलते हैं, पूरे आयु का सहखंडज अपने आप में एक आयु ही होता है सहखंडज। और वहाँ पे तो एक एक करके निकल रहे थे, अगर इसी में 9 अवयव थे तो 9 उपसारणिक निकलते थे और 9 सहखंड निकलते थे। अब सहखंडज है, सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश का भी बिल्कुल ध्यान रखना तुम्हें, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दरअसल इसका जो नाम अभी तुम लिखोगे एडजॉइंट से ही रिलेटेड ही लिखते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश वाला नाम तो खुद ही याद रह जाएगा तुम्हें, एडजॉइंट सहखंडज। अब इसमें थोड़ा सा ये क्या है, सहखंडज होता क्या है बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी आयु का सहखंड, मान लो कोई आयु A है, ठीक है ना, आयु A का हम क्या निकालना चाहते हैं, सहखंडज निकालना चाहते हैं, मतलब सहखंडज आयु। तो ये अपने आप में एक दूसरा आयु होता है, आयु A का सहखंडज। तो ये क्या होता है, देखो अगर तुम्हें ये वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये आ गई समझ में तो बस ख़त्म, ठीक है। A के सहखंडों से बने आयु का परिवर्त, ठीक है, बस ये आ गया समझ में जी, ठीक है। क्या बताया मैंने बोला किसी भी आयु A का सहखंडज आयु क्या होता है, सहखंडज एक नया आयु मिलता है हमें, सहखंडज आयु, ठीक है ना। किसी भी आयु A का सहखंडज आयु क्या होगा, A के सहखंडों से बने आयु का परिवर्त। तो इसमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले जो भी आयु बना हुआ है, ठीक है ना, जो दे रखा है, सबसे पहले उसके सहखंड निकाल देते हैं सारे 9, मतलब मान लो टोटल 9 अवयव हैं तो 9 सहखंड उसका A11 A12 कैपिटल A11 कैपिटल ऐसे करके निकाल देते हैं। फिर उनके सहखंडों से एक आयु बना लेते हैं, ठीक है ना, उनके सहखंडों को क्रम से रखते हैं, A11 A12 ऐसे रखते हैं, एक आयु बन जाता है। फिर उस आयु का परिवर्त कर लेते हैं, परिवर्त जानते हो, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल लेते हैं। बस ऐसा करने से जो हमें नया आयु मिलता है वही क्या कहलाता है, उसका सहखंडज आयु कहलाता है। और इसको लिखते हैं, ठीक, कोई A है मान लो, तो A का सहखंडज आयु
इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एडजॉइंट, ADJA ऐसे लिखते हैं, ADJA, ADJ, ठीक है ना, एडजॉइंट ए, ठीक है ना, स्मॉल ADJA भी लिख देते हैं ऐसे, स्मॉल ADJA मतलब एडजॉइंट ए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ADJA मतलब एडजॉइंट ए, ठीक है, ए का ये सहखंडज एडजॉइंट ए, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें जो निकालना सिखा रहा हूँ एडजॉइंट ए निकालना सिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल से, मैं पूरा करूँगा नहीं, केवल समझा रहा हूँ। ऐसा करते हैं जो अभी अभी हमने उदाहरण पढ़ा था ना एक इसका, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा कोई बड़ा उदाहरण लग नहीं रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मैं एक पुराना ही जो अभी अभी हमने उदाहरण 22 पढ़ा था जो इसमें पहले का, ठीक है ना, ऐसा करता हूँ उसमें मैं उस सारणी का ये था ना वो उदाहरण पूछा तो नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण कोई है नहीं, यही तो मेन है निकालना, ये निकालना आएगा तभी तो आगे व्युत्क्रम वगैरह निकालोगे। मैं केवल अभी आज इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना तुम्हारे लिए फिर ज़्यादा काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं केवल अभी तुम्हें इतना ही बता रहा हूँ। और लेकिन यही मेन तो यही है जो ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये अगर तुम्हें निकालना आ गया तो तुम व्युत्क्रम, इसकी अगली एक्सरसाइज भी सब उसी से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज जो तुम अभी करोगे मतलब आगे का सारा यही है, तुम्हें एडजॉइंट ए निकालना आ गया, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना आ गया तो फिर समझ लो तुम अब आगे का इस मतलब ये चैप्टर कंप्लीट है फिर, अगर एडजॉइंट ए निकालना आ गया तुम्हें, ठीक है। इस चैप्टर में फिर कुछ बचा नहीं है अगर एडजॉइंट ए निकालना आता है बस खाली, ठीक है। तो ये जो इसका सारणी का चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा अगर एडजॉइंट ए निकालना आ गया। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं किसी का, हम इसका एडजॉइंट ए निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ए के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होता है ना। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके सहखंडों से एक आव्यूह बनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना आव्यूह की भी बात हुई है यहाँ पे, आव्यूह, ठीक है ना। ये तो क्या था, सारणिक था, ठीक है ना, ये क्या है, सारणिक है, और अब हम क्या आव्यूह की बात करें, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि हम उसकी बात करें, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेंगे अब अभी नॉर्मली ना ये सारणिक की जगह आव्यूह देना शुरू कर देंगे तुम्हें इस चैप्टर में आके, ठीक है। तो अगर आव्यूह भी दे रहे हैं, अब तुम बोलोगे सारणिक के चैप्टर में आव्यूह और सारणिक आपस में तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये मैं इसको चेंज कर दिया, तुमने ध्यान से देखा होगा मैंने इस आव्यूह में, और इस एक्सरसाइज में आगे तुम्हें आव्यूह। तो अगर सारणिक दे रखी है कोई, उसके अवयवों के उपसारणिक कहते हैं, बात वही है, कोई आव्यूह दे रखा है उसके अवयवों के उपसारणिक कहते हैं या सहखंड निकालने के लिए कहते हैं, बात वही है, ठीक है। तो अब तुम्हें वो आव्यूह करके देंगे तो मैं एक नया आव्यूह तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें एडजॉइंट ए अपने आप में एक आव्यूह होता है नया, ठीक है, तो तुम्हें आव्यूह ही बनाना है। तो ये ए भी एक आव्यूह है इस बार, ठीक है, सारणिक नहीं है, ये एक आव्यूह है, ठीक है। इसके तुम्हें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया बच्चों, इसके सारे सहखंड 9 के 9 अवयव है ना, उनके सहखंडज निकालना है। देखो कैसे निकालना है, तुम ही निकालोगे, ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उदाहरण 22, इसमें M11 भी निकाले थे किनारे पे A12, लेकिन जब मैं तुम्हें ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि कभी तुमसे अगर उपसारणिक ना पूछें और सीधा क्या पूछ लें तुमसे, इसका जैसे मान लो इसका व्युत्क्रम निकालना है या इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए सहखंडज निकालना, तब उसमें तुम्हें उपसारणिक की ज़रूरत है अलग से, नहीं, उपसारणिक पूछा ही नहीं है, तुम्हें सीधा क्या निकालना है, सहखंडी निकालना है, ठीक है। जब सीधा सहखंडी निकालना है तो सीधा ही बता देता हूँ मैं सहखंड, जैसे मान लो तुम्हें पहले इसका निकालना चाहते हो 2 का, ठीक है, तो किसका, 2 का अवयव, 2 का सहखंड, इस बार तुम वो निकाल रहे हो उपसारणिक, नहीं पूछा ही नहीं है तो क्यों निकालना, ठीक है। तो सहखंड तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सहखंडज तभी, इसका सहखंडज निकालना चाह रहे, इसका सहखंडज है, ध्यान रखना, सहखंडज ज्ञात करो, ठीक है ना, इसका सहखंडज ज्ञात करना चाहते हैं इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो सहखंडज तभी ज्ञात होता है जब सहखंड निकालते हैं, तो अब यह 2 का सहखंड, तो क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं A11 नाम देते हैं इस वाले को, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अब मैंने तुम्हें बोला क्योंकि सहखंड है तो वही तरीका होता है, ऐसे किया, ठीक है। तो एक सारणिक मिलती है हमें 0 4 5 -7, ठीक है। अब इस सारणिक को हम क्या कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली, जब सहखंड हम निकालते हैं तो ऐसे सारणिक तो हम लेते हैं, सारणिक बिल्कुल ले ली, लेकिन एक चीज़ अगर तुम भूल गए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या, चिन्ह जरूर देखते हैं बच्चों, चिन्ह, और इसमें चिन्ह क्या है देखो ध्यान से, इसका चिन्ह होता है प्लस, क्योंकि जब हम ऐसा करके लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है ना, तो प्लस, तो यहाँ पे कैसा रहने देंगे, प्लस ही रहने देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 0 -20, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -20। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, अवयव -3 का सहखंड। बस तुम्हें ये अगर समझ में आ गया तो इसके बाद
इसका सेकंड निकालेंगे। ये सेकंड में सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं अब बिना उपसारणी का सीधा डायरेक्ट सेकंड अगर निकालें A12, अब इसका सेकंड निकालना -3 का, तो क्या करेंगे ऐसे और ऐसे, तो क्या आ जाएगा बताओ, 6 4 1 और -7 आ गया, ये आ गया ना, ऐसे ऐसे 6 4, तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये तो तुमने वो निकाल दिया, वो निकाल दिया इसमें उपसारणी किसका, ठीक है। क्या निकालना था हमें, तो सेकंड निकालना था, चिन्ह तो देखा ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस होता है, इसके बाद क्या चिन्ह होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ध्यान से देखना, जब भी तुम सेकंड और वो निकालते हो, तुम इन अवयवों को 2 -3 की कहीं नौबत नहीं आ रही है। मान लो 2 का तुम सेकंड निकाल रहे हो, तो 2 लिया तुमने, कहीं पे नहीं लिया। -3 का सेकंड निकाला, तो कभी -3 लिया तुमने। कभी कभी बच्चे ना ये गलती भी करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, जो सेकंड निकालते हैं ना, तो ऐसे निकाला, बाहर पे 2 भी लिख दिया, यहाँ सेकंड निकाला -3 भी लिख दिया। वो जिस अवयव को सेकंड निकालते हैं वो थोड़ी लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो -3 का सेकंड निकाला, तो बस ये तुमने -3 को ऐसे ऊपर किया, ऐसे किया, जो बचा। और लेकिन तुम्हें पता है इसका चिन्ह प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ बाहर माइनस ज़रूर लेना। बस यही गलती मत करना कि चिन्ह छोड़ दिया। तो 6 7 42, 4 कम 4, तो प्लस का 46 ये आ जाएगा। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे करके इसके A11 A12 A13 ऐसे सब निकाल लोगे तुम, ये बाकी के सभी निकाले, ठीक है। ये तो वैसे भी मैंने तुम्हें घर से करने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब लेकिन मैं इसमें अलग से क्वेश्चन बना के इसका सेकंड एडजॉइंट ए निकालवाना चाहता हूँ। तो ऐसे करके मुझे सारे मान लो मिल गए, मैंने सारे के सारे उसके सेकंड जो A11 A12 ये निकाल दिए, ठीक है। अब हम एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, देखो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सहखंडों, ठीक है, ए जो आव्यूह था उसके सहखंड, यही तो है सारे के सारे सहखंड, ठीक है ना। ए के सहखंडों से बना आव्यूह, ऐसा करते हैं, सबसे पहले ए के सहखंडों से बना आव्यूह निकालते हैं, ठीक है। ए के सहखंडों से, तो ए के सहखंडों से बना आव्यूह कैसे निकालना है, देखो उसके लिए तुम्हें ये करना है, यहाँ पे करना है A11, यहाँ पे A12, ये क्रम का ही ध्यान रखना है। जो ये पहला वाला है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, ये गलत लिख दिया ना, क्रम A13, यहाँ पे क्या आएगा A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, ये कौन सी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान रख देंगे, लेकिन मान का क्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है, A11 A12 A13 A21, तो ऐसे ही रखने हैं। तुमने भले ही निकाले कोई कहीं, तुमने पहले ये निकाल दो फिर ये, लेकिन यहाँ ऐसे ही रखने पड़ेंगे तुम्हें। तो A11 मैंने यहाँ पे माइनस भी, A12 कितना है 46, मैंने तो ऐसे ही लिखे हैं वो वहाँ पे, लेकिन तुम इस चीज़ को ध्यान से रखोगे, ऐसे नहीं कि क्रम बदल दिया तुमने, क्रम ही तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्रम से तुमने इसके, तो सहखंडों से बना आव्यूह समझ में आया, तुमने सहखंड उसके सारे निकाले और सहखंड इस तरीके से रख दिए और उससे एक आव्यूह बना लिया। आव्यूह सारणिक मत लिखना, आव्यूह बनाना आप, भले तुम सारणिक वाले चैप्टर में हो। आव्यूह, ये तुमने आव्यूह कर लिया, बन गया ये आव्यूह, ठीक है। तो एक सेकंडों से बना ये आव्यूह बन गया। अब हमें बस अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें जो चाहिए था वो हम लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट ए ना, एडजॉइंट ए निकालना था। तो एडजॉइंट ए मैंने क्या बोला, ए के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना। तो क्या बोला था मैंने, एडजॉइंट होता है जो ए के सहखंडों से तुमने जो एक आव्यूह बनाया उसका परिवर्त करना। परिवर्त का मतलब उसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना। तो जो पहली पंक्ति थी उससे पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति थी उसे दूसरा स्तंभ बना दो, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया। इसी के साथ ये एडजॉइंट ए हमारा आ गया, ये आंसर आ गया। तो एडजॉइंट ए निकालना आ गया तो लगभग पूरा चैप्टर तुम्हारा फिनिश आ गएगा, सब कुछ तुम्हें समझ में इजीली आ जाएगा। तो फटाफट से देख लो क्या हुआ था। एक दे रखा था, आव्यूह दे रखा था, इसका सहखंडज ज्ञात करना, सहखंडज आव्यूह, ठीक है। तो इसके सहखंडज तब निकलता है आव्यूह जब उसके सारे सहखंड निकाल देते हैं। तो सारे 9 के 9 सहखंड A11 A1, चिन्ह का ध्यान रखना है सहखंडों में निकालने में, ठीक है ना। जैसे वो निकाला सारे, उसके बाद उनके सहखंडों से एक आव्यूह बना दिया क्रम से, A11 A12 ऐसे। तो जो आव्यूह बना उसका परिवर्त कर दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ में पंक्ति, तो वही एडजॉइंट ए आता है। तो ये फिनिश हो गया। अब इसके बेस पे मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन घर से करने के लिए देता हूँ। प्रश्न नंबर 4.5 का प्रश्न नंबर 1 तथा 2। प्रश्न नंबर जो 1 है वो क्या है,
वो केवल 2 × 2 कोटि का है, तो उसको भी तुम मेरे ख्याल से कर लोगे आसान से। वो उदाहरण भी है एक 2 × 2 कोटि वाले का, ठीक है ना, वो उदाहरण भी है। तो तुम्हें एडजॉइंट ए निकालना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तो पर्सनली 4.5 का बस 2 क्वेश्चन करना और 4.4 के सारे क्वेश्चन, 4.4 प्रश्नावली के 4.4 के सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है तुम्हारा।